नमस्कार मित्रों। कल जो कुछ संसद परिसर में हुआ वो आप सबने देखा होगा, तो आज की चर्चा हम उसी पर केंद्रित करते हैं। 2024 के इलेक्शन से 2-3 महीने 4 महीने पहले से राहुल गांधी बड़े ज़ोर शोर से संविधान खतरे में है का नारा लगा रहे थे, और उसका जो उन्होंने आधार बताया, जो हालांकि झूठ था, कि आरक्षण समाप्त करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, उसका उन्होंने आंशिक जो है वो फ़ायदा भी उठाया, आंशिक सफलता उनको मिली। बीजेपी जो है वो 240 पर अटक गई, हालांकि गवर्नमेंट फिर मोदी जी की बनी, लेकिन एक आंशिक फ़ायदा उनको मिला। हरियाणा में और महाराष्ट्र के इलेक्शन में ये नहीं चला, लेकिन अभी भी वो अडिग हैं कि अडानी और संविधान ये दो उनके प्लैंक रहेंगे। ये उनका वो था, इसलिए उन्होंने संसद ना चलने देने के लिए अडानी को बहाना बनाया और फिर कहा कि संविधान पर चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो है फ़ायदा उठाया, 75वां साल चल रहा है संविधान लागू हुए का, तो इसलिए जो है 2 दिन की चर्चा लोकसभा में रखी, 13 और 14 को, और फिर 16-17 को 2 दिन की चर्चा राज्यसभा में रखी। चर्चा हुई, खूब ज़ोर शोर से हुई। कांग्रेस की तरफ से जो मेन जो 2 स्पीकर थे, प्रियंका गांधी जो पहली बार संसद में आई हैं, सांसद बनी है नई, और राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इन दोनों ने भाषण दिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने गलती की कि दोनों के दोनों अडानी पे और जाति उस पर अटके रहे, और सारा जो खास जो उनका सेंटर था वो यूपी था, संभल, उन्नाव, हाथरस, ये उन्होंने किया। राज्यसभा में जब चर्चा का अंतिम जो वो था सत्र था, अमित शाह ने चर्चा का जवाब दिया और काफ़ी लंबा चौड़ा 90 मिनट का उन्होंने भाषण दिया, काफ़ी अच्छा था, तथ्य उसमें बहुत हैं। हमेशा की तरह पार्लियामेंटेरियन तो अमित शाह बहुत अच्छे हैं, इस वक्त हथियार हैं बीजेपी के लिए। तो लोकसभा में जैसे प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को धोया था, राज्यसभा में अमित शाह ने धोया। तो मंगलवार की शाम तक आते आते कांग्रेस को महसूस हो गया कि ये 4 दिन की चर्चा हमारे ऊपर भारी पड़ गई, अब ये जो संविधान खतरे में है ये नहीं चलेगा, साफ हो गया था। इसकी काट कैसे की जाए, तो सारे धुरंधर लग गए होंगे। दूसरे दिन जाके इनको समझ में आया कि कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो उन्होंने जो है अमित शाह के भाषण में का एक छोटा सा हिस्सा, 90 मिनट के भाषण में से 12 या 13 सेकंड का एक हिस्सा उठाया, उसको प्रचारित किया, उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया और चिल्लाने लगे कि अम्बेडकर जी का अपमान हो गया। तो ये घटनाक्रम कल तक का था, परसों तक का था। कल जो है दोबारा जब प्रदर्शन शुरू किया, तो उससे पहले प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो है वो मकर द्वार के पास आके लग गई और बाकी विपक्ष दूसरी जगह। अब सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट तो राहुल गांधी का सबको मालूम है, हम ही राजा हैं, हमारे सामने किसी की क्या हैसियत। तो अब पार्लियामेंट के अंदर जाने की योजना बनाई, बल्कि बेसिकली तो पार्लियामेंट अंदर जाने की बात नहीं थी, बात ये थी कि इनको यहाँ से हटाना, धक्का देके। तो धक्का देने में हटा करके अंदर जाने लगे, जबकि सेफ पैसेज अवेलेबल था। उसके बावजूद उसी में से जाने के लिए कोशिश की, धक्का लगा, 2 MP गिर गए, एक को चोट लग गई। तो उसके बाद बीजेपी को मौका मिल गया, फिर बीजेपी चिल्लाने लग गई कि इन्होंने धक्का मुक्की की है, ये किया, वो क्या। अब अंबेडकर जी का जो है सवाल थोड़ी देर के लिए पीछे रह गया, लेकिन फिर कांग्रेस ने और उनके जो मीडिया के जो उनके सलाहकार हैं, मीडिया में जो उनके एंकर्स वगैरह हैं, जो सोशल मीडिया के उनके हैंडल्स हैं, उन्होंने फिर शुरू हो गया कि अंबेडकर जी का अपमान हो गया। अब अंबेडकर का अपमान तो कांग्रेस ने ज़्यादा किया था। देखिए, मैं ये शुरू से मैं क्या, कोई भी पढ़ा लिखा हर आदमी मानता है कि अंबेडकर बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा थी, बेबाक बोलते थे, बेबाक लिखते थे। ही नेवर मिस्ड हिज वर्ड्स, बोलने में कभी वो चूकते नहीं थे। और उनका जो विज़न था, वो विज़न बहुत आगे तक का देख सकने का था। उनके कई मुद्दों पर अगर आप उनके पढ़े हों, भाषण सुने हों, तो आपको पता लग जाता है कि ये बौद्धिक क्षमता में
आज तक के पॉलिटिशियंस से बहुत आगे थे। लेकिन कांग्रेस की तो रणनीति ये थी कि इनको हमेशा अपने परिवार के अलावा, नेहरू के ख़ानदान के अलावा बाकी सबका जो है हीरो नहीं बनने देने का वो उनका था, प्लान था। तो उन्होंने जो है कभी बनने नहीं दिया। इसीलिए अंबेडकर को हरवाया, इसलिए हटवाया क्योंकि नेहरू को लगता था कि फिर ये बौद्धिक क्षमताओं में मेरे से ऊपर हैं, तो कल को ये अगर ये छा गया इलेक्शन में, ये पॉलिटिक्स में छा गए अंबेडकर जी, तो मेरा क्या होगा। इसलिए उनको हरवाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ना आ पाए इसकी भी कोशिश की। बाद में मजबूरी में अंतरिम सरकार में भी डाला, तो उसमें मजबूर किया वो लेकर निकल जाएं, बाहर निकल जाएं। जब उन्होंने इस्तीफ़ा देने की कोशिश की तो संसद में पढ़ने नहीं दिया इस्तीफ़ा। 1956 में अंबेडकर जी की मृत्यु हुई और 1977 तक निर्बाध नेहरू खानदान का जो है राज चलता रहा भारत पर। लेकिन कभी उन्होंने जो है उनको कोई पुरस्कार नहीं दिया। नेहरू ने खुद को भारत रत्न दिया, इंदिरा ने भारत रत्न दिया, लेकिन अंबेडकर को नहीं दिया। अंबेडकर को भारत रत्न दिया वीपी सिंह ने। और जो गांधी खानदान जो अपना नाम गांधी रखे हुए हैं, इन लोगों ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया कि जिससे उनका सम्मान हो अंबेडकर का। और अंबेडकर तो इतने बेबाक बोलते थे, इस वजह से भी शायद ये लोग उनसे परे रहते थे। मैं एक बीबीसी की पुरानी एक इंटरव्यू देख रहा था। 1955 में एक इंटरव्यू दिया था बीबीसी को बी आर अम्बेडकर साहब ने। उसमें जिस तरह से उन्होंने गांधी के बारे में कहा है, वो एक बार कांग्रेसियों को जरूर सुनना चाहिए। और फिर कांग्रेसी खुद अपने गिरेबान में झांक के देखें कि वो क्या कर रहे थे। 1955 के अपने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में वो अंबेडकर साहब साफ कहते हैं कि लोग गांधी को भूल चुके हैं। आप खुद सुनिए। Gandhi has already vanished from the memory of the people in this country. His memory is kept up because the Congress party annually, if he gives a holiday, either on his birthday or some other day connected with some event in his life, and has a celebration every year going on for 7 days in a week. Naturally, people's memory is revived. But if these artificial respirations were not given, I think Gandhi would be long, long forgotten. उसी 1955 के इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में, उसी में आगे जो है, अंबेडकर जी ने कहा कि गांधी कोई रिफॉर्मर नहीं थे, कोई सोशल रिफॉर्मर नहीं थे। Yes, he was absolutely an orthodox Hindu. You see, he was never a reformer. You see, and he has no dynamics in him. You see, all this talk about untouchability was just for the purpose of making the untouchables drawn into the Congress. That was one thing. You see, and secondly, you see, he wanted that the untouchables should not oppose his movement. You see, of Swaraj. You see, I don't think beyond that he had any real motive of uplift. And उसी इंटरव्यू में आगे बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि गांधी की डुप्लीकेसी देखिए। इंग्लिश में जब वो लिखते थे, चाहे यंग इंडिया के लिए लिखते थे, चाहे हरिजन के लिए लिखते थे, तो वो वेस्टर्न अपनी जो ऑडियंस होती थी उनके लिए लिखते थे। और जो दीन बंधु करके जो उनका गुजराती में जो पत्रिका छपती थी, उसमें वो गुजरातियों के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए लिखते थे। उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप खुद देखिए बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या क्या कहा है उनके बारे में। Not at all. In fact, he was all the time double dealing. He conducted 2 papers, one in English, the Harijan, you see, and before that, Young India. And in Gujarati, he conducted another paper, you see, which is called the Deen Bandhu or something like that. Now, if you read the 2 papers, you will see how Mr. Gandhi was deceiving the people. In the English paper, he posed himself as an opponent of the caste system and of untouchability, you see, and that he was a Democrat. But if you read his Gujarati magazine, you see,
you will see him a more orthodox man. He has been supporting the caste system, the Varnashram Dharma, and all the orthodox dogmas, you see, which have kept India down, you see, all through ages. In fact, somebody ought to write Mr. Gandhi's biography by making a comparative study of the statements made by Mr. Gandhi in his Harijan and the statements made by Mr. Gandhi in this Gujarati paper. There are 7 volumes of it. You see? The people, the Western world only reads, you see, the English paper where Mr. Gandhi, in order to keep himself, you see, in the esteem of the Western people who believe in democracy, was advocating democratic ideals, you see. But you got to see also what he actually taught to the people in his vernacular paper. Nobody seems to have made any reference. All the biographies that have been written of him, you see, are based upon his Harijan, you see, and the young India, but not upon the Gujarati writings of Mr. Gandhi. अम्बेडकर साहब ने अपने विचार जो गांधी जी के बारे में वो कभी नहीं छुपाए. ही नेवर मिस्ड हिज वर्ड्स. वो तो उनको महात्मा भी नहीं मानते थे. आप खुद सुनिए कि कैसे वो कहते हैं कि वो महात्मा नहीं है. As a politician, he was never a Mahatma, and I refuse to call him Mahatma. You see, I've never in my life called him Mahatma. He doesn't deserve that title, not even from the point of view of his morality. You see? कांग्रेस के नेता, खासतौर से नेहरू, ये साफ जानते थे कि गांधी के और उनके बारे में B.R. अम्बेडकर साहब के विचार क्या हैं, वो क्या धारणा है उनके मन में हमारे प्रति, वो उनको बहुत अच्छी तरह पता था. और बाकी लोगों को भी अंदाज़ा था. बाकी लोगों के सामने भी ये सारे अम्बेडकर साहब के विचार आ ही रहे थे. तो 1949 में एक कार्टून छपा. वो कार्टून में क्या है वो आप देख रहे हैं इस वक्त. लेकिन कांग्रेस की उनके प्रति जो एंटीपैथी थी, जो दुश्मनी थी अम्बेडकर साहब के प्रति, वो इससे पता चलती है कि यूपीए के शासन में जब एंटोनियो माइनो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, तब एनसीईआरटी की किताब में ये कार्टून डाला गया. बीजेपी ने उस वक्त बहुत शोर मचाया, लेकिन ये डलवाया था उन्होंने कार्टून. तो ये हाल है इनका. पर कांग्रेस का जो भी है, कांग्रेस या नेहरू का खानदान, उन्होंने कभी किसी को हीरो नहीं बनने दिया, तो उन्होंने अम्बेडकर को भी नहीं बनने दिया. अम्बेडकर को इसलिए अपमानित किया क्योंकि इनको हमेशा लगा कि इनकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा है, अगर ये छा गए पॉलिटिक्स में हमारा क्या होगा. लेकिन बीजेपी, वोटों के लिए बीजेपी ने भी अम्बेडकर को जो है स्थान दिया. 2014 में जीतने के बाद अम्बेडकर के नाम पे पंचतीर्थ बनवाने का प्रपोजल था, जो शायद बन भी गया हो. अम्बेडकर सर्किट चालू किया. बहुत बार बहुत तरीके के फोटोग्राफ्स हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अम्बेडकर को भगवान की तरह पूज रहे हैं. तो आपने तीर्थ बनाया, तीर्थ तो भगवानों के होते हैं. आपने उनकी पूजा भगवान की तरह की, तो आपने भगवान बनाया. तो अब आज की डेट में जो ब्लास्फेमी वाला जो मामला है वो बना पड़ा है. ईश निंदा जो है वो भगवानों के ऊपर जो है, भगवानों के विरुद्ध कुछ कहने से लागू होती है ईश निंदा की निंदा कानून. कुछ दिनों बाद यही स्थिति आएगी. अभी तो लीगली नहीं आई है, लेकिन कुछ दिनों ये लीगली होगी कि आप अगर अम्बेडकर जी के बारे में कुछ भी कहेंगे तो आपके खिलाफ जो है वो FIR फाइल होंगी. एक लॉ बन जाएगा, कोई सेक्शन बन जाएगा उसका, ये होगा. तो इसलिए दोषी सभी हैं. और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि यूपी में अम्बेडकराइट पॉलिसी के नाम पे पहले कांशीराम ने सत्ता जमाई. कांशीराम की उत्तराधिकारी बनी मायावती जी. मायावती के टाइम पर सारे दलित वोट उनको पड़ते थे. आज मायावती जो हैं वो अपने स्वास्थ्य की वजह से धीरे धीरे पॉलिटिक्स से पीछे हट रही हैं, तो वो दलित वोट छिटक रहे हैं. तो अब कांग्रेस भी, सपा भी
और बीजेपी भी, ये सब दलित वोटों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जो अंबेडकर का नाम भज रहे हैं ये और कोई वजह नहीं है, सिंपली जो है बिहार और यूपी में दलित वोटों के लिए है, खास तौर से यूपी में। तो ये है हमारी पॉलिटिक्स। तो घटिया पॉलिटिक्स की घटिया नतीजे आप देख ही रहे हैं। अभी तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि ये और नीचे गिरे पॉलिटिक्स। तो आज के अंक में इतना ही, फिर अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।